दे दिया था। ओके। हाँ, वो तो पहले ही दे दिया था। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं। अब देख, अगर अपन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे ना, तो इसको हीट करने से वाटर नहीं हटाना, ठीक है ना। वाटर तभी हटेगा जब या तो 6 मेंबर या 5 मेंबर रिंग बने हीटिंग से, या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करो तो ही। तो अपन यहाँ पर अपन क्या करेंगे भाई, एक तो अपन फॉर्मिक एसिड बना देते हैं और दूसरा CO2। इधर ना एक हाइड्रोजन इसको इधर दे देते हैं और अपन उसको CO2 बना देते हैं। दैट इज हीटिंग इफेक्ट। अगर मेरे पास मैलोनिक एसिड होता ना, तो मैलोनिक एसिड को भी हीट करके मैं एसिटिक एसिड बनाता और CO2। मैं इसमें डिहाइड्रेशन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये 4 मेंबर रिंग बना रहा है। अगर 5 मेंबर रिंग बना दे तो मैं डिहाइड्रेशन कर दूंगा, क्योंकि 5 मेंबर रिंग का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ये 5 मेंबर रिंग बना रहा है, तो ये तो ऑक्सैलिक एसिड है, ये मैलोनिक एसिड है और ये सक्सेनिक एसिड है। तो सक्सेनिक एसिड को हीट करूंगा तो मैं डिहाइड्रेशन कर दूंगा। फिर डिहाइड्रेशन करने से विल राइट लाइक दिस, डबल बॉन्ड और अपन ऐसा करते हैं। प्लस वी कैन राइट दैट अब अपन ने वाटर हटाया, तो सक्सेनिक एसिड ऑनवर्ड्स 5 मेंबर 6 मेंबर 7 मेंबर लाइक दैट वी कैन राइट द कि वो डिहाइड्रेशन करके रिंग्स बना सकते हैं इजीली। तो सक्सेनिक एसिड ऑनवर्ड्स अपन रिंग बना देंगे, और ठीक है भाई, सक्सेनिक एसिड ऑनवर्ड्स एनाइड्राइड जर्मा एनाइड्राइड फॉर्म्स। तो ये तो था सक्सेनिक एनाइड्राइड। तो इसके बाद जो भी एसिड होंगे उनसे अपन क्या कर सकते हैं, एनाइड्राइड बना सकते हैं। तो लाइक दैट वी कैन राइट। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मतलब इसमें अपन बता सकते हैं सक्सेनिक एनाइड्राइड वगैरह ऐसे बनेगा। तो ये इक्वेशन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन, क्योंकि ये इक्वेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे, क्योंकि वो हीट करेंगे तो क्या बनेगा और डिहाइड्रेट करेंगे तो क्या बनेगा। डिहाइड्रेशन अगर करेंगे तो इट विल बी इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट में अपन या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे, कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर लो आप, POCl3 है, AlPO4 है, कोई भी एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो भी अपन ले सकते हैं। अगर अपन डिहाइड्रेशन करेंगे तो वाटर हटाना कंपल्सरी होगा। वाटर हटाएंगे तो H2 तो हटाना ही हटाना है, तो CO2 प्लस CO बचेगा। दैट विल बी। अगर मैलोनिक एसिड होगा तो अपन कहेंगे देख भाई, इसमें भी हमें डिहाइड्रेशन करना है, तो 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे, है ना। तो अपन 2 H2O बना सकते हैं। बाकी क्या बचा अपने पास, तो इधर अपन 2 H2O बना दिया, तो बाकी अपने पास बचा कार्बन ना, तो C3O2 बनेगा, दैट इज कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड, वैसे ये कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कौन सा, वैसे भी कार्बन प्लस 4/3 आ रहा है, तो ये तो पक्का है कि फ्रैक्शन आ रहा है, इसका मतलब कार्बन के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो इस पे लोन पेयर होता है, हमको पता है, तो ये sp, ये भी sp बढ़ेगा, ये भी sp बढ़ेगा, और इस पे +2 होगा, इस पे -2 होगा, इस पे इन दोनों की वजह से 0 होगा, और इधर भी +2 माइनस, दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इस पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर को अपन sp2 जैसे बोल सकते हैं, ये भी sp2 टाइप हो जाएगा, ये भी sp2 टाइप। ठीक है।
ठीक है, तो कार्बन सबऑक्साइड में इतना ही पूछ सकते हैं। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 4/3 था। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और 2 क्वेश्चन में गिवन है तो अपन उसी को टिक करेंगे। और सक्सेनिक एसिड ऑनवर्ड्स इट विल फॉर्म एनाइड्राइड्स। सक्सेनिक एसिड ऑनवर्ड्स इट विल फॉर्म एनाइड्राइड्स, क्योंकि साइक्लिक रिंग काफी ज्यादा स्टेबल होगा, तो POCl3 विल गेट दैट एनाइड्राइड्स। इसका मतलब है कि ये दोनों रिएक्शन अपने लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों। हीटिंग से क्या होगा और डिहाइड्रेटिंग एजेंट से क्या होगा। इसके अलावा इसमें और मतलब हीटिंग के अलावा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में और अपन इसको मतलब ऐसे, और इसका कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर अपन देखेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ में तो अपन कहेंगे भाई वो अपन को पता है, पहले ही अपन बता चुके हैं कि भाई डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों ही विड्रॉइंग ग्रुप है, इज ऑक्सैलिक एसिड। जैसे जैसे COH ऐसे ना, दोनों COH के बीच में CH2 का नंबर बढ़ेगा तो प्लस इफेक्ट बढ़ेगा, प्लस इफेक्ट बढ़ेगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इससे इसका ज्यादा होगा, सक्सेनिक एसिड से इसका ज्यादा होगा। वैसे अपन बताते जाएंगे कि भाई जैसे जैसे CH2 का नंबर बढ़ेगा बिटवीन द टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो उसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। फिर अपन लिख सकते हैं भाई, वैसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से अपन प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स भी करते हैं। पॉलीमर्स जैसे अपन को पता है, आप थैलिक एसिड से अपन पॉलीमर बनाते हैं, है ना। तो पॉलीमर्स एज पॉलिएस्टर्स, ऑब्वियसली बात है एसिड है तो अपन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करके पॉलिएस्टर्स बनाते हैं। थैलिक एसिड होता है, तो इसको अगर ग्लाइकॉल से रिएक्ट करूंगा मैं, दैट इज ग्लाइकॉल्स, तो कंडेंसेशन पॉलीमर बनाऊंगा, वाटर हटा देता हूं, विल गेट पॉलीमर्स लाइक दिस। तो पॉलीमर्स जो बनेगा वो अपन ऐसे बता, डबल बॉन्ड हो, और इसको अपन लिख सकते हैं CH2O, दैट इज अ पॉलिएस्टर। तो अपन इसमें पॉलिएस्टर्स बना सकते हैं, से डबल बॉन्ड हो, ये एस्टर ग्रुप है, इसके अपन उसे पॉलिएस्टर बोल रहे हैं। तो दैट इज अ पॉलीमर जो अपन बताएंगे कि भाई ये एस्टर ग्रुप है, इसलिए अपन इसे पॉलिएस्टर बोलते हैं। ऐसे ही अपन इसमें टेरिथेलिक एसिड से भी बनाते हैं। टेरिथेलिक एसिड इज जिसमें पैरा पोजीशन पे C है। अगर मेटा पे दोनों होते हैं तो अपन कहते हैं वो आइसोथैलिक एसिड है, वो अपन को पता है, पहले भी मैंने बताया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी ग्लाइकॉल्स है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स है। इनको अगर रिएक्ट करेंगे तो जैसे इसमें बनाया वैसे मैं पैरा पोजीशन पे बना दूंगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, दोनों में हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है, आप पैरा पोजीशन पे लिखो, मेटा पे लिखो, हमें क्या फर्क, हम तो पॉलीमर बताने वाले हैं। एंटेम्स ये पॉलीमर जो बनेगा उसको अपन कहते हैं डेक्रॉन। क्लोथ, बेडशीटर्स बनाने के काम आता है। दिस इज टेरिथेलिक एसिड, तो इसको अपन बोल सकते हैं, थोड़ा सा अपन याद भी रख सकते हैं टेरिथेलिक एसिड।
टेरिथैलिक एसिड होगा तो टेरिलीन बनता है। तो टेरिलीन अगेन वो क्लोथ्स वगैरह बनाने के काम आता है। ये अपन उसे ग्लाइकोल भी कहते हैं। So that is we can form the polymers from dicarboxylic acids. जैसे पॉलिएस्टर्स बनते हैं, पॉलिएस्टर्स मोस्टली क्लोथ्स वगैरह के लिए बनाने के काम आता है। और वैसे ही हम इसमें पॉलीअमाइड्स भी बना सकते हैं। तो पॉलीअमाइड्स में अपन लिख सकते हैं दैट इज पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड में अपन कहेंगे भाई हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट इज एडिपिक एसिड ले लेते हैं। अपन सबका आइडिया है भाई एडिपिक एसिड के साथ अपन क्या करते हैं, द एडिपिक एसिड, और इसको अपन रिएक्ट करेंगे अमाइड के साथ, दैट इज हेक्साइल डाइअमाइड के साथ। हेक्साइल डाइअमाइन के साथ रिएक्ट करेंगे तो विल गेट दैट अमाइड ग्रुप। द कंडेंसेशन पॉलीमर, हीट करेंगे तो अपन वाटर को रिमूव करेंगे एंड विल गेट द कंडेंसेशन पॉलीमर लाइक दिस। CH2 whole 4, इसमें भी विल गेट C डबल बॉन्ड और NH, CH2 whole 6 और NH। ऐसे अपन दोनों को कंडेंस करके वाटर हटाया, विल गेट द पॉलीमर। ये एंजाइम्स अपन लिख लेते हैं। ये हमारे लिए अमाइड लिंकेज हो जाएगा, दैट इज द अमाइड लिंकेज। इसको अपन कहेंगे अमाइड लिंकेज। एंड द पॉलीमर व्हिच इज फॉर्म्ड इज, इसमें भी 6 कार्बन एटम थे, इसमें भी 6 कार्बन एटम थे, तो नाइलॉन 6 बोलते हैं। नाइलॉन 6 बोलेंगे। So that is having a amide group. So that is polyamides, इसलिए अपन उसे polyamides बोलेंगे। सिमिलरली अगर हम इसमें अगर इसकी जगह अपन CH2 होल 8 ले लेते हैं तो इसमें 10 कार्बन एटम्स आ जाएंगे, और इसको अगर हेक्साइल डाइअमाइन के साथ रिएक्ट करेंगे विथ हेक्साइल डाइअमाइन, तो मैं इसको नाइलॉन 610 लिखूंगा। ये नाइलॉन 666, ये नाइलॉन 610 अगर अपन, क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम है, इसमें भी 6 कार्बन एटम है टोटल, तो अपन ने उसको नाइलॉन 666 लिखा। और अगर इधर 10 कार्बन एटम है और उधर 6 कार्बन एटम है तो नाइलॉन 610 लिखेंगे। दैट इज कॉल्ड नाइलॉन 610। नाइलॉन 610। अब इसमें नाइलॉन अपन 610 भी लिख सकते हैं, 23 भी लिख सकते हैं, लाइक दैट वी कैन राइट। तो जैसे अपन ऐसे लिख लेते हैं, so we'll write that ethylene diamine, there's a ethylene diamine, diamine और मैलोनिक एसिड। ये तो सिबसिक एसिड होता है। तो इससे अगर अपन फिर वाटर रिमूव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो नाइलॉन 23।
that is nylon 2,3. These all are polyamides and they are condensation polymers, जो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं. So these are the few polymers जो polyamide से बनेंगे और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से. That is about the डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. ये आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बता सकते हैं भाई, व्हाट इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. इतना इंपॉर्टेंट है ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. बाकी मतलब अब ऐसे बताना कि मतलब ऐसे रहेगा तो ये भी डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो सबको पता है ये डिहाइड्रेट हो जाएगा. ऑक्सिलिक एसिड ऐसे होगा तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, राइट, और ऐसे होगा तो डिहाइड्रेट नहीं होगा. अब इसमें बस ये है कि तुम लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हो उस पर डिपेंड करेगा कि भाई जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा होगा. एटलीस्ट शीट को तो पूरा सॉल्व करना ही करना है, ठीक है ना. शीट को तो पूरा सॉल्व करना ही करना है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना पूछ लो. ये आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है. अमाइंस में मुझे नहीं लगता कुछ आने वाला है, वैसे अपन ने बीच बीच में सारा कुछ पढ़ ही दिया है. ये आपका डाइकार्बोक्सिलिक, दैट इज अबाउट द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो गया, तो बायोमोलिक्यूल्स पर बचा हुआ है और अपना पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों कर लेते हैं. तो इनऑर्गेनिक में मेटलर्जी के अलावा और क्या बचा हुआ है? ग्रुप्स वगैरह तो तुम लोग पढ़ोगे ही अपने आप, ऑब्वियस सी बात है. और फिजिकल में आप कह रहे हो सरफेस बचा हुआ है और थर्मो बचा हुआ है. थर्मो तो ज्यादा फर्स्ट लॉ का कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है पढ़ने का, जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो वो तो बहुत बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना. और बाकी मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस ठीक है, टाइम मिल रहा है तो पढ़ते ही रहेंगे हम तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना. तो धीरे धीरे पढ़ते हैं. आयनिक इक्विलिब्रियम का एडवांस्ड वाला और टाइट्रेशन. आयनिक इक्विलिब्रियम का एडवांस्ड वाला और टाइट्रेशन. इक्विवेलेंट बचा हुआ. इक्विवेलेंट बचा हुआ है मतलब मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत सारा मतलब, चलो देखते हैं. इतना सारा बचा हुआ है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मान सर लो आयनिक के वाले पार्ट्स अभी टेस्ट में भी आ रहे हैं, मतलब पिछले टेस्ट में भी था, नेक्स्ट टेस्ट में भी है. इक्विवेलेंट और एडवांस्ड का टाइट्रेशंस भी. इक्विवेलेंट और एडवांस का टाइट्रेशन, चलो मतलब पहले तो मेटलर्जी से शुरू करते हैं क्योंकि फिजिकल में तो काफी टॉपिक हो गए. इनऑर्गेनिक में मेटलर्जी कर लेते हैं क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होगा. उसके बाद तो क्वालिटेटिव एनालिसिस तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उससे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एडवांस में बहुत क्वेश्चन आते हैं, और कई बार तो दोनों को ही मिला के सारे ही क्वेश्चन आ जाते हैं इनऑर्गेनिक के, बाकी कुछ पूछते ही नहीं हो. ब्लॉक वगैरह से शायद एक आध क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन वो इन दोनों से ही सारे पूछ लेते हैं, क्वालिटेटिव उतना नहीं पूछते हैं. तो मेटलर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो उसके अपन खत्म कर लेते हैं. बाकी इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट होगा.
तो कहाँ शुरू करें? इनऑर्गेनिक, मेटलर्जी, या मतलब क्या करें? खुद बताओ भाई, मैं तो ऑर्गेनिक तो अपन काफी पढ़ चुके हैं। अच्छा मेटलर्जी करते मेटलर्जी शुरू कर, ठीक है। मेटलर्जी शुरू कर। सर एक डाउट था। अब डाउट बाद में पूछो, सर एक ही है क्योंकि डाउट अच्छा पूछ लो, एक ही बोल रहे हैं। हाँ तो बोलो। सर, तो क्या इथाइल होता है ना, अपन डाउट बेंजीन पूछ और करते हैं ना, फिर अपना पूरा क्लास है। हाँ बोलना। सर इथाइल बेंजीन और एन ब्रोमोसक्सेनामाइड का रिएक्शन। इथाइल बेंजीन और एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, हाँ सर, प्रोडक्ट बता। एनबीएस के साथ, तो बताओ ना ये बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, ये है ना बेंजाइलिक का। तो एन ब्रोमो सक्सेनामाइड मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, लो कंसंट्रेशन का मतलब हाईली सिलेक्टिव। ये ले। ठीक है सर। बन गया। अब मेटलर्जी, मेटलर्जी में क्या होगा कि आपको पहले तो ओर्स पता होना चाहिए। ओर्स पता होंगे तो अपन मेटलर्जी कुछ कर पाएंगे ना। तो मेटलर्जी का मतलब तो ये है कि किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स ओर बाय द चीपेस्ट मेथड, सबसे सस्ता मेथड यूज करना, दैट इज कॉल्ड द मेटलर्जी ऑफ द मेटल, है ना भाई, उसी को तो मेटलर्जी कहेंगे अपन। तो जो भी मेटलर्जी अपन पढ़ेंगे, मान लो कॉपर की मेटलर्जी, तो कॉपर की मेटलर्जी तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन सबसे सस्ता मेथड कौन सा पड़ेगा? वो कॉपर की मेटलर्जी। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मेथड कौन कौन से हैं, तभी तो अपन डिसाइड कर पाएंगे। भैया मैं चॉइस दो मेथड के, तो मैं देखता हूँ कि कौन सा सस्ता मेथड है, फिर उसके बाद मेटलर्जी बताता हूँ। तो पहले तो अपन मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ते हैं, वह होता क्या है। उसके बाद अपन एक एक मेटल लेके बता देंगे कि अच्छा इस मेटल के लिए ये सूटेबल रहेगा, इस मेटल के लिए ये सूटेबल रहेगा, ऐसे पढ़ेंगे। उसके लिए अपन को मेटल के और बता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मेटल के और बता होना चाहिए। तो अब मेटल के ओर्स जो हैं, एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में गिवन है वो तो अपन को रटे हुए होने चाहिए, बाकी भी होने चाहिए। एडवांस में तो उससे बहुत ज्यादा पूछेंगे। तो ओर्स ऑफ मेटल अपन लिखते हैं, या मतलब तुम लोग लिख लोगे, बताओ, या मैं बता दूं कि भाई डिक्टेट करूं तो वो लिखेंगे अपन? लिख ही लेते हैं। एनसीईआरटी वाले पढ़। एनसीईआरटी के अलावा भी अपन को एडवांस के लिए तो चाहिए ज्यादा। तो अपन सल्फाइड ओर की बात, अब देख सल्फाइड ओर में जैसे अपन लिखता है FeS2 ZnS COFeS2 HgS PbS, है ना, CO2s। और मैं उतने तो लिखूं भाई जितना मतलब अपन को जरूरत है, उतने तो चाहिए ही चाहिए अपन को। Ag2s। चलो भाई इनके नाम बता दो फटाफट। पहला वाला आयरन पायराइड। हाँ मतलब ऐसे फटाफट बताते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयरन पायराइट हो गया, ये जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड हो गया, ये कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट हो गया, ठीक है। और ये
गैलेनार है ना? अच्छा और ये गैलिना, है ना, ये क्या होता Right. है ना? और ये हाँ जी भाई, बताओ, हाँ सर, पक्का हाँ सबको समझ में आ गया? इनमें से कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं सर, इस वाले में डाउट है। क्यूपराइट Cu2O, क्योंकि अर्जेंटाइट पायराइट तो आपने लगा क्यूपराइट, ये कॉपर ग्लांस होता है। क्यूपराइट Cu2O, वो ऑक्साइड और होगा, इसका अपन कॉपर ग्लांस में। चलो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली जो इसमें भी आई टाइट टाइट आ रहा था, हम लगा ठीक है, हो गया, वैसे नहीं। तो अपन अर्जेंटाइट, इनमें से बस एक पार्ट पूछूंगा मैं कि मेरे पास ये सारे के सारे गिवन है, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आयरन पायरेट में? +2, और इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, अभी आयरन +1 कैसे हो सकता है? +2 और +3 के अलावा कुछ नहीं +3 और कॉपर +1। है ना, कॉपर +1। बस इसके अलावा मुझे सल्फाइड और में और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं दूसरे और लिख रहा हूं, अब ऑक्साइड की बात करें, तो Cu2O पहले लिख लेता हूं, MnO2 भी होता है ना? ऑक्साइड और में कुछ इधर दिखेगा, दिखेगा, इधर लिखता हूं ना। तो जितने अपने काम के होते हैं तो लिखो ही कम से कम। हाँ जी भाई, आप बताओ। अब पहला वाला क्यूपराइट, ये तो मैं भी बता सकता था। अब पाइरोलूसाइट, और ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। एक्चुअली Fe+3 है तो हेमेटाइट वो हीमोग्लोबिन में होता है ना, इसलिए तो अपन Fe3+ को हीमोग्लोबिन ऐसे बोलते हैं। मैग्नेटाइट, और ये बॉक्साइट, ठीक है, अगर थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर जाए तो जाने देना, छोड़ो ना, मैं जल्दी आज ही में लिख रहा हूँ, बस फटाफट कर लूंगा। ये जिंकसाइट, ये कैसिटराइट, और ये लेमोनाइट। अच्छा, पानी हो गया तो लेमोनाइट हो गया। सबको समझ में आया? चलो शुरू करते हैं। अब बताओ।
इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन लिखना जरूरी नहीं है, तो कभी होता है। हाँ जी बताओ। पहला वाला मैग्नेसाइट, ठीक है, तो मैग्नेटाइट और मैग्नेसाइट दोनों में डिफरेंस पता चल गया। तो दूसरा वाला Siderite. साइडराइट, है ना, और लेड वाला बोलो, Cerussite. है ना। भाई जो पहले पढ़े हुए हैं वो लोग तो मतलब उनको तो पता ही होना चाहिए ना कि पहले भी तो मैंने सारे पढ़ाए होंगे। कैलामाइन, ये मैलाकाइट, ठीक है, और ये तो लाइमस्टोन, Stone. छोटे छोटे बच्चे भी बताएंगे। लाइमस्टोन है ये, Dolomite. डोलोमाइट, ये लो। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा, ये तो कार्बोनेट और थे, ये सल्फाइड हो रहा है, ये ऑक्साइड हो रहा है, लाइक दैट है। अब अपन हैलाइड हो रहा है थोड़ा सा। तो हैलाइड और में क्या बनाएंगे, MgCl2। आपको लिखा है फॉस्फर, और अपन को फ्लोराइड और में और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये तो फ्लोराइड का प्रिपरेशन होता है, और ठीक है, फ्लोरोएपेटाइट वगैरह तो अपन कैसे करेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट और CaF से वो जनरल फॉर्म में पड़ेगा। ठीक है, चलो ये हॉर्न सिल्वर, ठीक है, और ये सिल्वीन, ठीक है, और ये तो क्रायोलाइट, Cryolite. ठीक है, और ये कार्नलाइट, कार्बोनाइट। ठीक है ना, तो ये कार्बोनाइट है, और ये कम से कम अपन को पता होना चाहिए, ऑक्साइड और लेड। अब अगर अपन थोड़ा सा सल्फेट और देख लेना, तो वैसे सल्फेट और मेटलर्जी में अपन कम ही यूज करते हैं सल्फेट और। सल्फेट और में ना, नाम के लिए अपन लिख सकते हैं कि भाई सल्फेट और होते क्या है, वरना अपन यूज तो कम ही करते हैं सल्फेट। तो सल्फेट में क्योंकि ऐसे कैल्शियम सल्फेट, कभी कभी अपन ऐसे भी लिखते हैं सल्फेट और। ऐसा भी लिखते हैं, ये भी होता है। बोलो। हम्म, Some. ये Plaster of Paris. ये एप्सम सॉल्ट, Epsom salt. ये और ये एनाइड्राइड।
अब जैसे अपने पास ये गिवन है, एक सेकंड, नहीं गल नहीं मतलब रखा होगा, चलो ठीक, okay. Dolomite is an ore of magnesium. Thermalite is an ore of magnesium. इसमें से अपन को कुछ भी accessible नहीं है। कार्बोनेट है। जो अपन को अच्छे से पता होना चाहिए, और सल्फाइड और तो अपन को काफी पता होना ही चाहिए। अब ये था और, अब इसमें मैं इसको हटा देता हूं। अपन को कोर्स के बारे में थोड़ा आइडिया है और इम्पोर्टेंट कोर्स। अब आप थोड़ा सा एनसीईआरटी में जो गिवन है, क्योंकि एनसीईआरटी में वैसे गिवन है कि आयरन का क्या इंपॉर्टेंट ओर होगा और बाकी का क्या इंपॉर्टेंट ओर होगा, उस टाइप से वैसे अपन ने सारे लिख लिए हैं। इसमें कोई मतलब एनसीईआरटी से नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, अपन वैसे ही पढ़ेंगे इन मेटलर्जी। अब मेटलर्जी का मतलब है कि भाई द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल इज कॉल्ड मेटलर्जी। अपने पास मिनरल है तो उसमें ओर है प्लस गैंगलियो है ना। और गैंगलियो का मतलब होता है वेस्ट पार्ट। ठीक है, तो मड एंड लीव्स, वेस्ट पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं मड प्लस लीव्स। ड्राई लीव्स मतलब होता है ड्राई लीव्स। अब अपन क्या करेंगे, मिनरल आया तो इसको क्रश करना। क्रशिंग इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। क्रशिंग के बाद हम इससे मिट्टी पत्थर हटाएंगे, तो रिमूव गैंगलियो, अपन गैंगलियो को हटा लेते हैं। गैंगलियो को हटाने के बाद जो मिलेगा अपन को वो और। अब और हैज मतलब मिट्टी पत्थर हटाने के बाद जो बचा हुआ है वो अपने पास होगा। और का आप कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, ठीक है ना, और का अपन कॉन्सेंट्रेशन। तो अपन लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। अब अपना मेटलर्जी शुरू होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और में एक तो फिजिकल मेथड्स होंगे, मतलब ये अपन एक सीक्वेंस आउटलाइन बना रहे हैं, अपन को क्या करना पड़ता है, और एक केमिकल है ना। मतलब अपन एक मैप टाइप बना लेते हैं, एक परफॉर्मर बना रहे हैं कि भाई अगर अपने पास अभी तो खतरनाक कोरोना चल रहा है, आप ये अज्यूम कर लो कि अगर कोरोना पेशेंट आया तो डिफरेंट टाइप के पेशेंट आएंगे, मतलब अपने पास डिफरेंट टाइप के ओर्स होंगे। तो हर एक ओर को मतलब हर एक पेशेंट को एक ही वो थोड़ी दे देंगे मेडिसिन। तो भाई जिसकी कंडीशन जैसे है, जो जिस टाइप से होगा, जो जिसके सिम्टम होंगे उसके हिसाब से अपन उसे मेडिसिन दे दिया जाएगा। तो अपने पास जिस टाइप से और दे दोगे आप,
आपने सल्फाइड और दिया, आपने कार्बोनेट और दिया, आपने ऑक्साइड और दिया, कौन सा और दिया, उस हिसाब से मेथड यूज करो। फिजिकल मेथड में मतलब वी से दैट इट इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के अलावा उसको ऐसे बोलते हैं अपन ग्रेविटी सेपरेशन। इस टाइप से बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन, ये भी फिजिकल। फिर अपन बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, और अपने पास मेथड होता है दैट इज फ्रूट फ्लोटेशन। केमिकल मेथड में होता है, केमिकल मेथड इज टीचिंग फॉर केमिकल मेथड। अब डिपेंडिंग ऑन द और इनमें से कोई मेथड यूज करेंगे, उसके बाद आगे अपन चलेंगे। पहले अपन ने उसको कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कि जितना परसेंटेज यहाँ था हमने उसको वॉश करके और परसेंटेज बढ़ा दिया, फ्रैक्शन बढ़ा दिया और का। अब अपन क्या करेंगे, जो भी और अपने पास आता है अपन उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स, इनटू ऑक्साइड्स, बिकॉज ऑक्साइड्स आर इजीली प्रोड्यूस्ड, इसलिए अपन सारे ओर्स को उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, जितने भी मेटल और होंगे। कार्बोनेट है तो डिकम्पोज करके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो, जो भी है सल्फाइड है तो ऑक्साइड रिएक्ट करके कर दो, लेकिन कन्वर्ट करना है अपन को ऑक्साइड। और उसके लिए अपने पास दो मेथड होते हैं, एक अपन कहते हैं रोस्टिंग और एक होता है कैल्सिनेशन। ये दो मेथड। रोस्टिंग अपन को पता है हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और रोस्ट कैल्सिनेशन का मतलब है कि हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एयर। हीटिंग इन एयर और कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग इन लिमिटेड एयर और एब्सेंस ऑफ एयर, इन लिमिटेड और एब्सेंस ऑफ एयर और एब्सेंस ऑफ एयर। ये होता है conversion of ores into oxides। एक बार कन्वर्ट हो गए ओर्स, अब इस ये ओर्स का जो कन्वर्जन होगा उसमें अपन एक पार्ट और लेंगे, बाय हीटिंग बिलो मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट पे कम रखना है क्योंकि अपन को ओर को डिकम्पोज नहीं होने देना है। हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट, हम सिर्फ उससे कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, हम उसे हीट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसे डिकम्पोज नहीं करना चाहते पूरा। अब आपने अगर डिकम्पोज कर ही लिया है तो अपने पास मेटल ऑक्साइड मिल गया, अपने पास मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड मिल गया तो रिडक्शन की बात आएगी कि भाई रिडक्शन करो। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, अपन रिडक्शन की बात करेंगे। तो मेरे पास मेटल ऑक्साइड, तो इसका रिडक्शन करेंगे, सो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, और इसको स्मेल्टिंग भी बोलते हैं ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। रिडक्शन होता है बाय हीटिंग अबव मेल्टिंग पॉइंट्स। अबव मेल्टिंग पॉइंट भी हो सकता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से अब आप यहां पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ले सकते हो, मतलब जो स्मेल्टिंग होता है वो हीटिंग अबव मेल्टिंग पॉइंट ही होता है, उसमें रिडक्शन भी हो जाता है। रिडक्शन के लिए अपने पास काफी सारे मेथड्स होंगे।
कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, रिडक्शन विथ हाइड्रोजन, मेटल डिस्प्लेसमेंट, थर्माइट प्रोसेस, रिडक्शन अपन करेंगे, इवन सेल्फ रिडक्शन भी होता है, और ये थर्माइट प्रोसेस होता है एलिमिनेट सेल्फ रिडक्शन। अब ये मैप आपके पास है, मैं चाहता था ये मैप ना अपने पास हमेशा रहे, और इस मैप को देख के अपन को पता चल जाएगा, क्योंकि एक बार ये टर्म्स पता चल जाए अपन को कि ये टर्म्स है क्या, तो फिर अपन मैप को देख के बता सकते हैं कि मुझे क्या करना है। ये रिडक्शन प्रोसेस है अपने पास, तो इससे अपन को मिलेगा इम्प्योर। इम्प्योर मेटल होगा तो मेटल का रिफाइनिंग करूंगा, और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, अगर इम्प्योर मेटल मिलेगा तो मैं रिफाइनिंग करूंगा, और मेटल की रिफाइनिंग करेंगे तो इट विल बी बाय लिक्वेशन। एक तो डिस्टिलेशन हो सकता है, लिक्वेशन हो सकता है, जोन रिफाइनिंग हो सकता है, वेपर फेज रिफाइनिंग करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी होता है, क्यूपलेशन एंड डिफरेंट अदर मेथड्स। अलग अलग मेथड से अपन रिफाइनिंग करते हैं। तो विल गेट द प्योर। अब जब मुझे सारे ये पता होंगे तो डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का मेटल मेरे पास है, मैं इनमें से एक मेथड यूज करना है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मेटल इनमें से मुझे एक ही मेथड यूज करना है, सारे थोड़े यूज करना है। लेकिन अगर मुझे इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होगा तो मैं यूज कर पाऊंगा ना कि भाई किस टाइप का मेटल ऑक्साइड है मेरे पास, और आपने किस टाइप के लिए ये प्रोसेस बताए हुए हैं कि किस केस में कौन सा प्रोसेस यूज करना है। अपन सभी मेटल के लिए कहीं ना कहीं से कोई, इन सभी मेथड से कोई भी मेटल हो मैं किसी ना किसी मेथड से तो कर ही दूंगा। मतलब हो सकता है किसी मेटल के लिए सारे मेथड से ही अपन मेटल रिफाइनिंग कर सकते हैं, मेटल को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वो चूज करना है जो सबसे सस्ता मेथड हो। भाई ऐसे नहीं करेंगे ना कि एनर्जी बहुत सारा यूज कर लिया, मेटल थोड़ा सा बना, वरना तो अपन सारा आयरन ही गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन से, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। तो बस वही मेटलर्जी होती है, ये आपको प्योर मेटल मिलेगा, ये मेटलर्जी। अब अगर मुझे इन वर्ड्स की मीनिंग पता चल जाए तो मैं, और किस मेटल का क्या नेचर होगा, तो मैं क्या, ये कब यूज करना है, कब यूज करना है, कुछ एग्जांपल दे दो मेटल्स के, तो फटाफट कर लेंगे। जैसे अपन बोलते हैं भाई जिंक और मरकरी वगैरह के लिए अपन ये यूज कर लेंगे, लिक्वेशन के लिए अपन टिन भी यूज कर सकते हैं, मरकरी जिंक, मरकरी भी यूज कर सकते हैं, बिस्मथ भी यूज कर सकते हैं, लेड भी यूज कर सकते हैं, तो उस टाइप से, तो उस टाइप से अपन वो यूज करेंगे। तो देखते हैं अपन कि भाई एक एक करके अपन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या करना है किस केस में और क्यों करें। बस यही मेथड होता है। तो मैं ना, देखो अपन तो स्कूल में तो बहुत सारा लिखना नहीं, किसी को स्कूल के लिए कुछ नहीं करना, अपन तो ये देखते हैं कि भाई हमें तो आप बता दो कि कौन सा एग्जाम्पल है और कब क्या करना होता है, उतना काफी है हमारे लिए। तो मैं ये हटा रहा हूं और अपन शुरू करते हैं अपना मेथडोलॉजी कहां से, कंसंट्रेशन से। भाई कंसंट्रेशन होता है, ठीक है ना। अब गैंगियो और मैट्रिक्स वगैरह ये सब डेफिनेशन अपन, चाहे आप मैट्रिक्स बोलो या गैंगियो बोलो, हमारे लिए तो मिट्टी पत्थर और पत्ते जो ड्राई लीव्स होंगे वही है।
ठीक है? तो अब अपन मेटलर्जी की बात कर सकते हैं कि भाई मेटलर्जी में अपन को क्या-क्या पढ़ना है। अब ऐसे ना कुछ वर्ड्स भी होते हैं जैसे पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो पायरो का मतलब तो हीटिंग होता है। तो हीटिंग का मतलब है मेरे पास क्या होगा पायरोमेटलर्जी में कि मैं क्या करूंगा कि ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करूंगा, ओर टू ऑक्साइड, और इसके बाद इसका रिफाइनिंग, रिफाइनिंग दैट इज बाय रिड्यूसिंग, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इम्प्योरमेंट। इस प्रोसेस को पायरोमेटलर्जी कहते हैं। तो हाइड्रोमेटलर्जी क्या होगा? हाइड्रोमेटलर्जी मेटलर्जी का मतलब अगर अब हाइड्रो बोलते रहे आप पानी, तो ओर को रिएजेंट में डिसॉल्व करो। पायरो का मतलब हीटिंग था, रिएजेंट में डिसॉल्व। तो अपन को मिलेगा मेटल सॉल्ट और फिर इसे सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके इम्प्योर मेटल, इसको अपन कहते हैं पायरोमेटल हाइड्रोमेटलर्जी। जैसे बॉक्साइट का लीचिंग होता है, लीचिंग इज अ केमिकल प्रोसेस। तो हाइड्रोमेटलर्जी अपन ने क्या किया, कुछ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया और इम्प्योरिटी वैसे ही रहेंगे और डिसॉल्व हाइड्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी मतलब भाई ओर को अपन क्या करेंगे ऑक्साइड में कन्वर्ट, और फिर उसके बाद इसे एक सुटेबल मेथड से इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से रिड्यूस करेंगे। सो रिडक्शन विद सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से इम्प्योरमेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो अपन ने इम्प्योर, जैसे अपन बॉक्साइट वो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमेटलर्जी होगी, रिफाइनिंग विद द केमिकल रिएजेंट। हाइड्रोमेटलर्जी होगी, रिफाइनिंग विद हीटिंग। पायरोमेटलर्जी होगी। मेरा मतलब बस इतना था, अगर ये वर्ड यूज हो तो आप बताएं। स्कूल में लिखना होता तो मैं इसको पूरा लिखना था। चलो भाई सेंटेंस में हमें पायरोमेटलर्जी से क्या समझना है, हाइड्रोमेटलर्जी से क्या समझना है, और इलेक्ट्रोमेटलर्जी से क्या समझना है, बस। अब अपन बात करते हैं डिफरेंट प्रोसेस की, जो प्रोसेस अपन पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर वगैरह पढ़ा अपन ने, ठीक है ना? तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स की बात करते हैं अपन, क्योंकि मुझे ये सब ओर्स मिल गया अपन को, मिनरल से ओर से मतलब वो सब। तो अपन को कंसंट्रेशन पार्ट, क्या पानी में धो देना। अब ऐसे तो करेंगे नहीं, ओर लेके आए पानी में डाल के ऐसे धो दिया, तो हमने बहुत सारा ओर डाल दिया और उसमें हाई स्ट्रीम ऑफ वाटर में वॉश कर, और मिट्टी पत्थर सब मतलब जो भी मतलब जो हैवियर ओर होंगे ना वो बेटर रहेंगे, जो लीव्स वगैरह ड्राई लीव्स है मिट्टी है वो सब बाहर निकल जाए। ठीक है, बस यही तो चाहिए था कि और बता दो वो कौन सा। रमेश जी को बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारे यहाँ, मतलब इंक नहीं मिल रहा है। अगर इंक नहीं मिले तो गड़बड़ हो जाएगा, पढ़ाऊंगा कैसे? चलो अब देखो ये हो गया। अब जैसे पता है ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हाइड्रोलिक वॉशिंग किया, अब ऐसे ही होता है लेविगेशन।
होते नहीं उठा के फेंक रहे हो तो चलो भाई ठीक है, लेविगेशन मतलब उठा के फेंकनी है ना चीजें जो खराब चीज है। हाँ ठीक है, दैट इज लेविगेशन। अच्छा, तो ग्रेविटी सेपरेशन, तो ग्रेविटी सेपरेशन अपन कहेंगे अगेन, ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होगा, जो हैवी ओर होते हैं, सो फॉर हैवी ओर, अब ये भी तो हैवी ओर ही थे, ठीक है। अच्छा ऐसे करना है मतलब कि जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, थोड़ा पुराने वाली मूवीज में ज्यादा होता है, वो ऐसे मतलब एक बकेट टाइप में वैसे धान ले लेते हैं मतलब खेत से जो निकाल के, वो ऐसे ऐसे नीचे गिराते हैं उसे, तो उनका जो मतलब वीट होता है या जो सीड्स होते हैं वो सीड नीचे गिरते हैं, और जो लाइटर मतलब भूसा वगैरह होता है, पत्ते वगैरह होते हैं, वो विंड में उड़ते हैं। तो ग्रेविटी सेपरेशन हो गया कि भाई उसका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मास की वजह से वो नीचे गिर जाएगा, और जो लाइटर इम्प्योरिटी भूसा वगैरह होगा वो उड़ जाएगा, नहीं उड़ रहा है तो फैला देगा। ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। फिर हैवी हो जिनके लिए अपन ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे, तो इसका मतलब हाइड्रोलिक वॉशिंग, लेविगेशन, वोल्फ्रामाइट इम्प्योरिटी होता है, ये इम्प्योरिटी होता है, और ये कैल्साइट होता है। ये ओर है, SiO2 का ओर है, टिन का ओर, ओर ऑफ टिन has the impurity that is called wolframite. So ore of tin, और ये वोल्फ्रामाइट वाला, ठीक है। ये मैग्नेटिक, अब वो डायग्राम वगैरह नहीं बनाना पड़ता, ऐसे वो बेल्ट लगा रखा है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से बेल्ट, वो सब अपन को पता है, वो पढ़ा हुआ है। जहाँ जरूरत होगा मैं बिल्कुल डायग्राम बनाऊंगा, या जहाँ आपको लगे आप बता देना, मैं वहां भी डायग्राम बना दूंगा कि सर यहाँ तो डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे रहेगा, क्योंकि डायग्राम अपन से कोई पूछने वाला थोड़ी है। अगर डायग्राम पूछ अपन क्या करेंगे, ये तो हो गया, इसमें अपन कुछ ऐसा कंपाउंड डालेंगे जो फ्रोथ बनाए, तो अपन कहेंगे फ्रोथ जनरेट, फ्रोथ जनरेट भी तो हो, तो अपन कहेंगे फाइनाइल